रक़्स दर्द केस नंबर 2। अंधेरे में नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सामने फेमिनिज्म के मौजू पर फाइल्स खुली पड़ी थी। इतना सब कुछ पढ़कर हारूना उलझनों की गहरी खाई में जा चुकी थी, मगर अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। वो फेमिनिज्म के बेशुमार नारे पढ़ चुकी थी। इन स्लोगन्स ने उसे मुतमईन करने की बजाय गैर आराम कर दिया था। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे स्लोगन्स बेपर्दा एहतजाज करती हुई ख़वातीन, ये सब फेमिनिस्ट के ख्वाब थे या बेहयाई के? ये सब हकूक़ क्या थे जो मांगे जा रहे थे? क्या फेमिनिज्म वाकई यही थी? औरत को कौन से हकूक़ चाहिए? ऐसे बहुत से सवालात उसके जहन में गूंज रहे थे। उसके सामने लैपटॉप पर तस्वीर रोशन थी, एहतजाज करती औरतों की तस्वीर। जब कुछ भी समझ ना आया तो उसने लैपटॉप बंद किया और बिस्तर में जा घुसी। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए उसकी नज़र सामने मौजूदा पोस्ट पर पड़ी। 6 साल की बच्ची करीब वो झटके से उठ बैठी। हकूक़ की ज़रूरत तो इन लोगों को है जिनसे जीने का हक छीन लिया जाता है। वो दर्द, वो सच्चाइयाँ, वो कहानियाँ जो कभी ज़ुबान पर नहीं आती, दरअसल असल फेमिनिज्म है। इसी लम्हे उसके अंदर कुछ जागा, एक जज्बा, एक मकसद, एक नई राह। जब उसका दिमाग नई मंसूबाबंदी कर रहा था, वो जान चुकी थी कि उसे क्या करना है। उसने जल्दी से डायरी उठाई और अगले दिन फील्ड वर्क का इरादा किया। जिन स्टूडेंट्स को फेमिनिज्म का मौजू मिला था, सुबह यूनिवर्सिटी में उनके हाथों में एक बार फिर वही स्लोगन्स थे। हारूना ने उन्हें देखते हुए आह भरी। उसे कुछ और करना था। उसे उन लोगों की आवाज़ बनना था जो चिल्ला चिल्ला कर मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता। मैं उन ख़वातीन से मिलूंगी जिन्होंने जुल्म सहा मगर हार नहीं मानी, जिनके पास कहानियाँ हैं, दर्द है मगर आवाज़ कोई नहीं, उसने सोचा। हारूना ने आयमा और अंबर को अपना मंसूबा बताया था। तुम्हें इतना सब करने की क्या ज़रूरत है? ये सिर्फ एक असाइनमेंट है, आयमा ने कहा। अंबर ने भी इसकी हिमायत की, लेकिन हारूना सरफराज पे एक दफ़ा जिस काम को करने की ठान ले वो करके ही दम लेती है। अगली सुबह यूनिवर्सिटी के दफ्तर से इजाज़त लेकर तहकीक के अनवान से मुतालिक फील्ड्स इंटरव्यूज़ की इजाज़त हासिल कर चुकी थी। फिर उसने एक फलाही इदारे की मदद से सर्वाइवर्स की फहरिस्त हासिल की। हारूना ने फहरिस्त में मौजूद पहली औरत से मिलने का फ़ैसला किया। उसने आते ही आयमा और अंबर को बताया। कौन है वो? उन्होंने जल्दी से पूछा। सादिया इशफाक, वो एक रेप सर्वाइवर है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया तुम्हारी ये रिसर्च आखिर क्या ही कर लेगी, आयमा ने कहा। इसकी रिसर्च अंधेरों में चिराग का काम करेगी, अंबर ने हंसते हुए कहा। चिराग? आयमा और अंबर काफ़ी देर हंसती रहीं, लेकिन हारूना एक लफ्ज़ पर रुक चुकी थी। चिराग? मेरी रिसर्च अंधेरे में चिराग ही होगी, एक कागज़ी चिराग, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। कागज़ी चिराग? वो हौले से मुस्कुरा दी। बाप तुम खामोश चीखें। खामोश थी वो, पर चीखें मारती रही, अपने ही अपनों के हाथों रोंदी जाती रही। न रोशनी की तलब थी, न आवाज़ का गिला, बस सांस लेती रही, एक जलता हुआ सिला। दीवारों ने सुना पर लबों पे मोहर थी, चीखें थी दिल में, आंखों में जहर था। वो जिस्म जो जिंदा था मगर रूह बेनिशां, कदमों तले बिछी ऐसे हो कोई दास्तां। खामोश चीखें जो फिजा से भी छुप गईं, आंसुओं की जुबां में सदियों तक लिपट गईं। एक दर्द था जो सांसों में बसा, न चीख बिना न सदा हुआ। पर्दों में लिपटी हुई थी आग, हर लम्स पे एक खामोश दाग। एक चीख थी जो निकल ना सकी, एक सब्र था जो थम ना सका। एक कमरा है दिल में जहाँ रोज़ एक चीख जन्म लेती है, मगर दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। यही है वो खामोश चीखें जो सुनाई नहीं देती, मगर जीते जी मार देती हैं। कमरे में मध्यम रोशनी थी, छत पर लगा पंखा हौले हौले घूम रहा था। हारूना चाय का कप थामे सादिया के सामने बैठी थी। खामोशी इतनी गहरी थी जैसे दीवारें भी सांस रोक चुकी हों। सादिया को पहले ही हारूना के आने की इत्तला मिल चुकी थी। वो जानती थी हारूना किस मकसद से यहाँ आई है। पहले इसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर एक सोच कि शायद इसकी कहानी किसी और को हिम्मत दे। वो आवाज़ जिसे कई साल पहले उठना चाहिए था, इस वक्त दबा दी गई थी।
لیکن آج اس آواز کو سننے والا کوئی آیا تھا۔ ہارونہ نے آہستہ سے سعدیہ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ جانتی تھی سعدیہ کس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ سعدیہ کی پلکیں لرزیں۔ وہ بہت دیر تک نظریں نیچی کیے بیٹھی رہی، پھر اچانک آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔